नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास। एनसीईआरटी की इस सीरीज़ में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का इतिहास। इससे पहले हमने कक्षा 6 और 7 का इतिहास समाप्त कर दिया है। उसे आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है वो क्या कहता है। इससे पहले हमने 4 चैप्टर समाप्त कर दिया है। दोस्तों, हमारे चैप्टर का नाम है जब जनता बगावत करती है 1857। और उसके बाद देखिए दोस्तों, जनता जो है बगावत कब करती है या कोई व्यक्ति बगावत कब करता है? जब किसी व्यक्ति के साथ अत्याचार बहुत होने लगता है तो धीरे धीरे उसके अंदर बगावत की भावना फूटने लगती है और एक समय ऐसा आता है कि वह अत्याचारों से परेशान होकर विद्रोह कर देता है या बगावत कर देता है। वही बात ये चैप्टर कह रहा है। जब 1857 का बगावत हुआ, उसका कोई एक कारण नहीं था। जो किसान वर्ग था उनका अपना कारण था, राजा रानी जो थे उनके अपने कारण थे, सैनिक उनके अपने कारण थे। इन सब के ऊपर अंग्रेज़ों द्वारा जो कंपनी के द्वारा अत्याचार किया जा रहा था, वो धीरे धीरे इनके मन में कंपनी के खिलाफ नफरत पैदा हो रही थी। और एक समय ऐसा आया कि ये धीरे धीरे जो नफरत की भावना है ये बगावत में बदल गई और इन्होंने कंपनी के खिलाफ 1857 में विद्रोह कर दिया। तो आइए देखते हैं उसी के ऊपर हमारा चैप्टर है क्या कह रहा है। नीतियां और लोग। देखिए, पिछले अध्यायों में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में पढ़ा। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह से असर पड़े। आप ये भी देख चुके हैं कि जो नीतियां और कार्रवाइयाँ जनता के हित में नहीं होती थीं या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं, उनका लोग किस तरह से विरोध करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी से केवल कोई एक विशेष वर्ग ही परेशान नहीं था। भारत में रहने वाले जितने भी अलग अलग समूहों के लोग थे, वो चाहे राजा हो, रानी हो, किसान हो, जमींदार हो, आदिवासी हो, सिपाही हो, सब लोग कंपनी के शासन से सब लोग परेशान थे। जो कंपनी की नीतियां थी शासन करने की, उनका असर इन सभी वर्गों पर पड़ रहा था। सारे वर्ग इतने परेशान हो चुके थे क्योंकि उनकी जो नीतियां और कार्रवाइयाँ थी उनका सीधा असर यहाँ की जो जनता थी, यहाँ के जो अलग अलग वर्ग के समूह थे, उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाती थी। और जब किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि लोग विरोध करेंगे। और लोगों ने किस प्रकार कंपनी का विरोध किया, इसके बारे में इसमें बताया गया है। देखिए, नवाबों को छिनती सत्ता। देखिए, नवाबों का विरोध करने का कारण था कि जो कंपनी थी उनके हाथों से सत्ता छीन रही थी। देखिए, 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की जो ताकत थी वो छीनने लगी थी, कम होने लगी थी। उनकी जो सत्ता थी, जो सम्मान था, दोनों ही खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैयार कर दिए गए थे। रेजिडेंट का मतलब ये होता है दोस्तों, राजाओं के दरबारों में कंपनी ने अपनी सेना तैनात कर दी। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता जो थी वो घटती जा रही थी, कम होती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया, उनसे अधिकार छीन लिया गया, सेना रखने का अधिकार उनसे छीन लिया गया। उनके जो राजस्व वसूली का अधिकार था वो भी छीन लिया गया और एक एक करके जो इलाके थे वो भी उनसे छीने जा रहे थे। बहुत सारे जो स्थानीय शासक थे उन्होंने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी करनी चाहिए, लेकिन कंपनी जो थी मानने को तैयार ही नहीं थी। उदाहरण के लिए जो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, वो चाहती थी कि कंपनी उनकी पति के मृत्यु के बाद जो उनका गोद लिया हुआ पुत्र है, उनका जो दत्तक पुत्र है, उनको उत्तराधिकारी बनाने का अधिकार
दे, उनकी ये बात मान ले। लेकिन कंपनी जो थी उनके पति की मृत्यु के बाद गोद लिए हुए पुत्र को राजा बनाने के लिए, राजा मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। ठीक है, आगे देखिए। वैसे ही पेशवा बाजीराव जो द्वितीय थे, उनका भी कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने एक पुत्र गोद लिया था जिनका नाम था नाना साहब। नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया, यह विनती की कि उनके जो पिता हैं उनको जो पेंशन मिलता है, उनके मृत्यु के बाद वो पेंशन नाना साहब को मिलने लगे। श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में जो कंपनी इतनी चूर हो गई थी कि उन्होंने नाना साहब का आग्रह भी ठुकरा दिया। अवध की जो रियासत थी अंग्रेजों के कब्जे में आने वाली आखिरी रियासतों में से एक थी। ठीक है, 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। देखिए, जो गवर्नर जनरल डलहौजी था उसने ऐलान कर दिया कि रियासत का जो शासन है वो ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को अच्छे से चलाने के लिए, ठीक है, जो ब्रिटिश है, जो कंपनी है, यहाँ का शासन अपने प्रभुत्व में ले रही है, यानी अपने अंडर में, इसका कंट्रोल जो है, अवध का कंट्रोल अपने अंडर में ले रही है। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने का भी पूरी योजना बना ली। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से जो मुगल बादशाह का नाम था उसको हटा दिया। देखिए, कंपनी ने क्या किया, यह प्लान कर लिया कि जो मुगलों का शासन है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। कंपनी जो सिक्के जारी करती थी पहले उस पर मुगल बादशाह का नाम लिखा जाता था और कंपनी ने अब इसे हटाना चालू कर दिया, इसे हटा लिया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने यह ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर कहीं और बसा दिया जाएगा। 1856 में जो जनरल कैनिंग ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर जो हैं वो आखिरी मुगल बादशाह होंगे, इसके बाद किसी भी मुगल परिवार से किसी को बादशाह नहीं बनाया जाएगा। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमार के रूप में मान्यता दी जाएगी। देखिए और क्या है, अब देखिए किसान और जो सिपाही वर्ग था वो कैसे परेशान था। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त जो तौर तरीके थे उससे परेशान थे। कंपनी का जो भारी भरकम लगान वसूल करने का तरीका था, सख्त तरीका था, उससे किसान और जमींदार जो थे दोनों ही वर्ग परेशान थे। बहुत सारे जो लोग थे वो महाजनों से कर्जा लिया करते थे, उन कर्जों को लौटा नहीं पा रहे थे इन भारी भरकम करों के कारण। देखिए, इस कारण उनकी पीढ़ियाँ, जो किसानों के पास उनकी पीढ़ियों से प्राप्त ज़मीनें थी वो अब उनके हाथ से निकल जाती थी। जब वो महाजनों का कर्जा नहीं लौटा पाते थे तो उनकी ज़मीनों से उन्हें हाथ धोना पड़ता था, महाजन उनकी ज़मीनों पे कब्जा कर लेते थे। जो शाहूकार थे, जो कर्जा देते थे, वो लोग उनकी ज़मीनों पे कब्जा कर लेते थे। देखिए, कंपनी के तहत काम करने वाले जो भारतीय सिपाही थे उनके अंदर जो असंतोष की भावना थी उनके अपने कारण थे। वो भी देखिए, जैसे वेतन और भत्ते जो थे, सेवा और शर्तों के कारण परेशान थे। जो भारतीय सिपाही थे, कंपनी के लिए काम करते थे, वो अपने वेतन भत्तों से परेशान थे। और जो कंपनी की सेवा के शर्तों के कारण थे, कंपनी में काम करने के कारण शर्त थी, उनके कारण वे लोग बहुत परेशान थे। कई नए नए नियम कंपनी ने बना दिए थे जिससे उनकी जो धार्मिक भावनाएं थी और उनकी आस्थाएं थी उनको ठेस पहुंचता था। क्या आप जानते हैं कि उस ज़माने में बहुत सारे जो लोग थे वो समुद्र पार नहीं करना चाहते थे। उनको ऐसा लगता था कि समुद्र पार करने से उनका धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी ने बर्मा से
कंपनी की ओर से लड़ने के लिए बर्मा जाने के लिए आदेश मिला। तो देखिए, जो बर्मा जाना था ना, बर्मा और कंपनी को बर्मा युद्ध के लिए जाना था। बीच में जो है ना, बर्मा और भारत के बीच में समुद्र पड़ता था। समुद्र को पार करके बर्मा युद्ध लड़ने जाना था सिपाहियों को। तो कंपनी ने उनको आदेश दिया कि आपको समुद्र पार करके बर्मा युद्ध के लिए जाना है। जो सिपाही थे उन्होंने इस फरमान को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते जाने से ऐतराज नहीं था, लेकिन वे लोग समुद्र पार करने के लिए तैयार नहीं थे। उनको लगता था कि उनका धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई, क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ हो गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो उसे ज़रूरत पड़ने पर समुद्र भी पार करना पड़ सकता है। ठीक है, देखिए, जब सिपाहियों ने समुद्र पार करने से मना कर दिया तो धीरे धीरे जो सभी जगह के सिपाही थे, जो सभी भारतीय सिपाही थे, सभी लोग यही करने लगे। अब कंपनी को मजबूरन नया कानून बनाना पड़ा और उन्होंने यह नियम बनाया कि अगर भारतीय जो कंपनी की फ़ौज है, जो कंपनी की सैनिक है, अगर उसमें काम करना है, कंपनी की सेना में कार्य करना है, तो कंपनी द्वारा दिया गया हर आदेश आपको मानना पड़ेगा और ज़रूरत पड़ने पर आपको समुद्र भी पार करना पड़ेगा। सिपाही जो थे, उनके गांवों में जो हालत थी उससे वो परेशान थे। बहुत सारे सिपाही जो थे खुद किसान थे, वे अपने परिवारों को गांव में छोड़कर आए थे। लिहाजा जो किसान वर्गों में गुस्सा था जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। देखिए, उनके परिवार वाले जब विद्रोह करेंगे तो जाहिर सी बात है, यह बात जब सिपाहियों को पता चली कि उनके जो परिवार के लोग हैं वो विद्रोह कर रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, तो सिपाही भी विद्रोह करेंगे ही कि भाई आखिर हमारे परिवार को परेशान क्यों किया जा रहा है। देखिए, अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना बहुत जरूरी है। सती प्रथा को रोकने के और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। देखिए, अंग्रेजों ने ये काम जो किए, ये काम अच्छा किया, क्योंकि जो सती प्रथा थी उसमें ऐसा होता था कि जैसे किसी के पति की मृत्यु हो गई तो उसके साथ जो स्त्री होती थी उसको जिंदा जला दिया जाता था। तो यार, ये चीज़ें गलत थी। तो इसको रोकने के लिए, और विधवा, मान लीजिए किसी लड़की की शादी, पहले तो बचपन में ही शादी हो जाती थी, तो उसका पति मर गया तो वो ज़िंदगी भर विधवा रहेगी, शादी नहीं होगी। ये सब चीज़ें रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने कई कानून बनाए और ये देखिए अच्छा काम भी था। इसी के साथ अंग्रेज़ों ने अंग्रेजी भाषा को शिक्षा के रूप में जमकर प्रोत्साहित किया, उसका खूब प्रचार प्रसार किया। 1830 के बाद कंपनी ने जो ईसाई मिशनरी थे उनको भी खुलकर काम करने की आज़ादी दे दी। ईसाई मिशनरियों का काम जो था, लोगों का धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियन बनाना। ठीक है, वो इसी उद्देश्य से भारत आए थे। और ये देखिए, 1830 के बाद जब ईसाई मिशनरियों को खुलकर आज़ादी मिल गई और ये भी कह दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाता है तो उसको उसके पूर्वजों के संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। देखिए, और कंपनी ने एक काम और किया कि जो ईसाई मिशनरी थे उनको भारत में ज़मीन व संपत्ति इकट्ठा करने की खुली छूट दे दी। 1850 में एक नया कानून बनाया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म और सामाजिक रीति रिवाज और जो उनकी परंपरागत जीवन जीने की शैली है उसको नष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं।
दूसरी तरफ कुछ भारतीय ऐसे भी थे जो मौजूदा समाज में जो सामाजिक व्यवस्था थी, जाति पात, ऊंच नीच, इन सब में बदलाव चाहते थे। इनके बारे में आप लोग अध्याय 6 में पढ़ेंगे। देखिए, अब जनता की नज़र से देखिए कि आखिर जनता विद्रोह करने के लिए परेशान क्यों थी। उस ज़माने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, ये लोग आप इसका जायज़ा लीजिए और बताइए। इसके बारे में देखिए, यहाँ स्रोत 1 और स्रोत 2 में दिया गया है, कुछ स्टोरी टाइप में होगा, ये देखते हैं। यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं, कुछ हिस्सा दिया गया है। देखिए, विष्णु भट्ट जो थे वो ब्राह्मण परिवार से थे, वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी माझा प्रवास, उसका कुछ हिस्सा यहाँ पर दिया गया है। आइए देखते हैं। जो विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए घर से निकलते हैं। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वो इस प्रकार था, यहाँ देखिए। अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा यानी तुली हुई है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने जो सिपाही थे, सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा है कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए हैं। तमाम जो बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं, ठीक है, जो लोग हैं, तमाम लोग हैं, वो धर्म युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख भी तय कर ली गई थी और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई थी। ये विष्णु भट्ट द्वारा जो माझा प्रवास लिखा गया है, उसी में उसकी कुछ लाइनें हैं यहाँ जो बताया गया है। ये देखिए, जो दूसरा स्रोत है, जल्द ही घर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। इसके बारे में देखिए। उस दौर की एक और झलक सूबेदार जो सीताराम पांडे थे उसके संस्मरणों से मिलती है। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1807 में वे रिटायर हुए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला। ठीक है। अपने रिटायरमेंट के बाद उनके कमान अफसर नारगेट ने उन्हें अपने संस्मरण यानी उनकी जो यादें थी लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण यानी जो उनकी यादें थी, उनकी जो जीवनी थी, उनकी जो आत्मकथा थी, उसे लिखा, जिसका नारगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार यानी सिपाही से सूबेदार तक के सफ़र को प्रकाशित करवाया। सीताराम पांडे के जो संस्मरण थे उसका एक अंश यहाँ दिया हुआ है। देखिए, मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से विद्रोहियों सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिश रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली के बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने हजार झूठ बोल डाले, गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों यानी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया ताकि दिल्ली में
बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी, अगर सिपाही मिलकर काम करें और इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है, कंपनी के शासन को समाप्त कर सकती है। देखिए, मेरठ में जो विद्रोह हुआ था, सिपाहियों ने क्या किया था, जो अंग्रेजी अफसर थे उन पर हमला कर दिया था, इमारतों को आग लगा दिया था, यही दिखा रहा है। यहाँ देखिए, उसका थोड़ा सा भाग यहाँ भी बचा हुआ है। संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट में कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा था। ट्रेनिंग के लिए नए नए राइफलों को चलाना सीखने के लिए इनको अलग अलग छावनियों में भेजा गया था। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को ट्रेनिंग दिया। इसी दौरान जाने कहां से यह खबर फैल गई कि राइफल में इस्तेमाल होने वाले जो कारतूस है उन पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को यह लिखकर खबर भेजने लगे और जल्द ही हर एक रेजिमेंट में, हर एक छावनी में उत्तेजना का माहौल बन गया, यानी निराशा का माहौल छा गया। कुछ लोगों ने, निराशा नहीं मतलब गुस्से की भावना पनपने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए भी कभी कुछ नहीं किया था। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फौरन ही यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए ताकि उनके इस्तेमाल से मुसलमान और हिंदू जो हैं दोनों के ही धर्म जो हैं भ्रष्ट हो जाएं। कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी और उन्होंने मुझे घर चले जाने की हिदायत दी। आगे देखिए, सैनिक विद्रोह जन विद्रोह आखिर बना कैसे, ये दिया ना। देखिए, सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती। शासक और प्रजा के बीच, राजा और प्रजा के बीच संघर्ष हमेशा चलता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कभी कभी यह संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की जो सत्ता होती है पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि उन सब का शत्रु एक है। सब लोगों का अब ये मानना था कि उन सब का शत्रु जो है वो अंग्रेज है। ठीक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते थे। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना, लोगों का एक होना, उन्हें संचार यानी उन्हें खबर पहुंचाना, पहलकदमी करना और उनके अंदर आत्मविश्वास भरना बहुत जरूरी था। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का जो अस्तित्व था उसको ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के जो विभिन्न तबके थे उसके असंख्य लोग, अनगिनत लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए थे। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र विद्रोह था। ठीक है, कुछ लोगों का मानना है कि उपनिवेशवाद के खिलाफ जो 19वीं सदी में विद्रोह हुए उन सभी विद्रोहों में से ये सबसे बड़ा एक विद्रोह था जो शस्त्र के माध्यम से लड़ा गया था। आगे देखिए, मेरठ से दिल्ली तक। ठीक है, इसके बारे में चित्र है विद्रोह का ही। उस समय 1857 में जो विद्रोह हुए, छावनियों पर अटैक हो रहे थे, उन्हीं सब के बारे में देखिए। 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही जो मंगल पांडे थे बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया।
सिपाहियों को देखिए, जब मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया गया, इससे जो छावनियों के जो सिपाही थे उनके अंदर गुस्सा भर गया और उन लोगों ने ट्रेनिंग करने से, अभ्यास करने से साफ मना कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उनकी कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों की हुक्म ना मानने के कारण 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई। और 9 मई 1857 की बात है, मेरठ में जो तैनात दूसरे भारतीय सिपाही थे, उनकी प्रतिक्रिया जो थी इससे वो इतना गुस्सा हो गए कि उनका रिएक्शन जो था वो ज़बरदस्त रहा। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर हमला कर दिया। वहाँ जो सिपाही बंद थे, जिनको सज़ा सुनाई गई थी, उनको आज़ाद करा दिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला कर कर उन्हें मार गिराया। उनके जो बंदूक थे, उनके जो हथियार थे, सब अपने कब्जे में ले लिया। अंग्रेज़ों की जो इमारतें थीं, उनकी जो संपत्तियां थीं, उनमें आग लगा दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही जो थे पूरे देश में अंग्रेज़ों के शासन को ख़त्म करने पर आमदा थे। मतलब अब सिपाहियों को ऐसा था कि अब वो लोग चाहते थे कि देश में जो भी अंग्रेजी शासन है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल यह था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद आखिर देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका जवाब ढूंढ लिया। वे जो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे, उनको देश का शासन वापस से सौंपना चाहते थे, उनको फिर से गद्दी पर बिठाना चाहते थे। मेरठ के जो कुछ सिपाहियों की एक टोली थी, 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर अंधेरे में ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में जो तैनात टुकड़ियां थी, उनने भी बगावत कर दी। अब बहुत सारे अंग्रेज अफसर जो थे वो मारे गए। देसी सिपाहियों ने जो हथियार और गोला बारूद था उसे अपने कब्जे में ले लिया और जो इमारतें थी उनमें आग लगा दी। विजयी सिपाही जो थे वो लाल किले की जो दीवारें थीं उसके आसपास इकट्ठा होने लगे। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की जो भारी ताकत थी उनसे 2-2 हाथ लेने के लिए तैयार नहीं थे, उनको डर लगता था। लेकिन सिपाही जो थे वो बहुत जिद्दी थे, वे अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर दिया और सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह बात माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक संघ बनाने की बात की। जो बहादुर शाह जफर थे, उनका जो यह कदम था देश भर के भारतीय राजाओं को एकत्र करने के लिए, एक करने के लिए, इसका जो परिणाम सामने आया वो बहुत ही गहरा परिणाम था। देखिए, अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ठीक है, ज़्यादातर जो छोटे शासक और रजवाड़े थे वो मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों में शासन चलाते थे, उनके अधीन थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों में बेफिक्र होकर बिना किसी डर के शासन चला सकते हैं। अंग्रेजों को इन घटनाओं की तो उम्मीद ही नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय बाद खुद ही शांत हो जाएगी। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत की और बगावत को अपना समर्थन दे दिया, सपोर्ट कर दिया, तो जो स्थिति थी वो रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है, जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका जो उत्साह होता है और जो साहस होता है वो बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। देखिए, बगावत फैलने लगी। कैसे फैलने लगी? जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए, यानी दिल्ली में जब अंग्रेजी अफसर मारे गए और उनकी छावनियों पर जब भारतीय सिपाहियों ने कब्जा कर लिया, उसके लगभग 1 हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ।
जाहिर है खबर फैलने में कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला ही शुरू हो गया। एक के बाद हर एक रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों के साथ, ठीक है, साथ देने के लिए, मुगल बादशाह का साथ देने के लिए निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों, गांवों के जो लोग थे, कस्बों के जो लोग थे, आम जनता जो थी, उन्होंने भी बगावत कर दिया। वो भी बगावत के रास्ते पे चल निकले। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों, मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए, इकट्ठा हो गए। लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के जो दत्तक पुत्र थे नाना साहब, उन्होंने वे कानपुर के पास रहते थे। देखिए, कानपुर से 1857 की क्रांति का जो नेता कौन था, वो दत्तक पुत्र जो नाना साहब थे वो थे। ये सब चीज़ें याद रखिए, पीसीएस वगैरह में बहुत पूछता है, ठीक है। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से भगा दिया, खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर हैं। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। बिरजिस कद्र ने भी, देखिए इसको भी याद रखिएगा, जो लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह थे, उनके बेटे बिरजिस कद्र, ये चीज़ भूलिएगा मत, अभी नहीं पूछा है आज तक, ये पूछ सकता है, उनको नया नवाब घोषित कर दिया गया था। बिरजिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी जो माँ बेगम हजरत महल थी, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए, लखनऊ से जो 1857 की नेता थी, वो जो लीडर थी, वो बेगम हजरत महल थी। ये चीज़ भी याद रखिए, बहुत बार पूछ चुका है, पूछ सकता है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहब के साथ सेनापति जो तात्या तोपे थे, उनके साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की राजी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उनका नेतृत्व किया। क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी ज़बरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया है। खास तौर से अवध के खिलाफ इनका चौतरफा जो बगावत की स्थिति थी, वो 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल जो टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेजों के अंदर जो डर पैदा हुआ था उसका जिक्र किया था। हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के जो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुंचे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए थे। बरेली के जो सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर प्रस्थान किया, कूच कर दिया। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार थे कुंवर सिंह। अरे बहुत ही यार, बहुत महान व्यक्ति थे कुंवर सिंह जी। इनके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा कभी, ठीक है। कुंवर सिंह ने विद्रोही जो सिपाही थे उनका साथ दिया और महीनों तक यार अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी।
तमाम लड़ाइयों के तमाम इलाकों के जो नेता और लड़ाके थे इस युद्ध में भाग ले रहे थे। ये देखिए, ये उस समय का है, ये लाल किला का वो है चित्र है। लाल किला कैसे लग रहा था देखिए, इसी के बारे में बता रहा है। ये देखिए उस समय विद्रोह जो हुआ है उस समय की तस्वीर है एक। आगे देखिए कंपनी का पलटवार, ये पहले थोड़ा सा ये जो देख लेते हैं। विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ रुख करते हैं। शुरू में ही अंग्रेजी सेनाओं को दिल्ली की भारी किलेबंदी को तोड़ने में मुश्किल हुई। 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेना को और ज़्यादा हथियार, गोले आदि पहुंचाए गए। ये गाड़ियों पर लदे हुए थे जिन्हें हाथी खींच रहे थे और इनकी कतार जो थी 7 मील लंबी थी। ये चीज़ दिखा रही है, ये देखिए जो अंग्रेज़ों को गोला बारूद पहुंचाया जा रहा है, ये 7 मील लंबी एक लाइन है। उसके माध्यम सोचिए इतने लोग थे और इतने हथियार पहुंचाने पड़े दिल्ली को फतेह करने के लिए अंग्रेज़ों को, कि 7 मील लंबी लाइन लग गई थी यार। आगे देखिए, इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेज़ों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफर थे उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी जो पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून के जेल भेज दिया गया। इसी जेल में 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि जो विद्रोह था वो ख़त्म हो गया। इसके बाद भी लोग अंग्रेज़ों से टक्कर लेते रहे। व्यापक जो बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। 18 मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेज़ों को कब्जे में चला गया और जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की हार हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई जो लोधी थी उनके साथ भी हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गई। अंग्रेज़ों ने उनको घेर लिया और वो शहीद हो गई। तात्या जो टोपे थे उनको भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता से छापा मार युद्ध चलाते देखा गया। जिस तरह पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की जो हिम्मत थी वो टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेज़ों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामी यानी जो जमींदार थे, वफादार जमींदार थे, उनके लिए इनामों का ऐलान कर दिया। उन्हें आश्वासन दिया, उन्हें विश्वास दिया कि उनकी ज़मीन पर उनके जो परंपरागत अधिकार हैं वो बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेज़ों के सामने समर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज़ की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनके अधिकार और उनकी जो दावेदारी है वो उनसे नहीं छीनी जाएगी, वो बनी रहेगी। इसके बावजूद जो सैकड़ों सिपाही और विद्रोही थे उन्होंने नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसियों पर लटका दिया गया। देखिए अंग्रेज़ों ने जो जमींदार थे, जो जनता थी, उनका विश्वास जीतने के लिए कई कानून बनाए। उसमें जो जमींदार थे, जो भूस्वामी थे, उनसे ये भी कहा कि अगर किसी भूस्वामी ने किसी अंग्रेज़ की हत्या नहीं की है और अपने आप को आत्मसमर्पण करते हैं, अंग्रेज़ों के हवाले कर देते हैं, तो उनका जो अधिकार है वो उनसे नहीं छीने जाएंगे। ठीक है। इसके बावजूद, इन सब कानूनों के बावजूद भी जो बहुत सारे सिपाही थे, जो बहुत सारे विद्रोही नवाब या राजा थे, उन सभी पर अंग्रेज़ों ने मुकदमे चलाए और उन्हें फांसी पर लटका दिया। देखिए विद्रोह के साल क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने 1859 में देश जो आखिर तक देश पर
दोबारा कंट्रोल कर लिया। 1859 में क्या हुआ, अंग्रेजों का दोबारा पूरे देश पर कंट्रोल हो गया, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने अहम बदलाव किए, वो निम्नलिखित थे। देखिए, एक पहला जो बदलाव था, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सारे अधिकार थे वो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में चली गई, यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर तरीके से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारतीय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित जो भी मामले थे उसकी जिम्मेदारी संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनको वायसराय का ओहदा दे दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। अब जो वायसराय थे उनकी जो वफादारी पहले कंपनी के लिए थी वो डायरेक्ट अब इंग्लैंड की महारानी यानी ब्रिटिश जो क्राउन था उसके लिए हो गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के जो शासन की जिम्मेदारी थी उसे सीधे अपने हाथों में ले लिया। दूसरा जो काम हुआ, देखिए 1857 की जो क्रांति थी उसका जो प्रभाव पड़ा वो बता रहा है। इसके प्रभाव क्या हुए, ये देश के जो सभी शासक थे उनको भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासतों पर अपने वंशज, यहाँ तक कि जो गोद लिए हुए पुत्र थे उनको भी अपना राजा या उत्तराधिकारी बनाने की छूट दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपनी अधिपति स्वीकार करेंगे, उसके अंदर वो कार्य करेंगे। भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। जैसे जो पहले के राजवाड़े थे वो मुगल सत्ता के अधीन थे ना, वैसे ही उनको इस बात के लिए मनाया गया कि वो ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश जो शासक है, ब्रिटिश शासन है, उसके अधीन ये लोग अपना राज्य चलाएंगे। सेना में जो थे भारतीय सिपाहियों का जो अनुपात जो था कम करने और यूरोपीय सिपाही जो थे उनकी संख्या को बढ़ाने का फैसला किया गया और यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से जो सिपाहियों की भर्ती करने के बजाय अब गोरखा है, गोरखा रेजिमेंट यार बहुत मजबूत है यार, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि अब विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। भूस्वामियों, जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने की नीतियां बनाएंगे। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। ठीक है, नया चरण देखने को मिलता है। देखिए ये उस समय कुछ जगह हैं, सियालकोट, लाहौर, फिरोजपुर, जालंधर, फिल्लौर, सहारनपुर, रोहतक, दिल्ली, बुलंदशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ, बरेली, जहाँ पर अंग्रेजों का ठीक है जमकर विद्रोह हुआ। विद्रोह के मुख्य केंद्र इसमें थे, देखिए दिल्ली, मेरठ, बरेली, फैजाबाद, लखनऊ, कानपुर, झांसी, यहाँ से जो था जमकर विद्रोह हुआ 1857 की क्रांति के समय। ये देखिए खुदरा संग्राम दिया एक केस है, उसके बारे में स्टडी के बारे में जो है दिखा रहा है। 1857 की घटना से बहुत पहले उसी प्रकार की एक घटना 1817 में खुदरा नामक स्थान पर घटित हुई थी। हमारे लिए उस घटना का अध्ययन करना और इस बात पर विचार करना भी शिक्षाप्रद होगा, यानी लाभदायक होगा कि कैसे अंग्रेजों की जो औपनिवेशिक नीतियां थीं उनके खिलाफ 19वीं सदी की शुरुआत से ही देश के विभिन्न हिस्सों में असंतोष निर्मित हो गया था, यानी असंतोष पनपने लगा था। खुर्दा जो कि उड़ीसा के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित एक छोटा सा राज्य था, वह 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 105 गढ़ों,
जिसमें 7 बड़े और 1109 जो हैं छोटे गांव शामिल थे। एक जनबहुल उपजाऊ क्षेत्र था। इसके जो शासक थे वह राजा वीर किशोर देव थे। वह स्व अधिकृत 4 परगनाओं को तथा जगन्नाथ मंदिर के संचालन अधिकार समेत 14 गणजातों के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूर्व में दबाव में आकर मराठाओं को सौंपने को तैयार हो गए, यानी उनको सौंपना पड़ा। उनके जो पुत्र थे उनके जो उत्तराधिकारी थे मुकुंद देव द्वितीय इस दुर्दशा से बहुत विचलित थे, बहुत परेशान थे। अंग्रेजों और मराठाओं के बीच जब संघर्ष हुआ तो उन्होंने इसमें मौका देखते हुए अपने खोए हुए जो क्षेत्र थे और जो जगन्नाथ मंदिर था उसको पुनः प्राप्त करने हेतु अंग्रेजों के सलाह मशवरा यानी अंग्रेजों की मदद शुरू कर दी। परंतु जब 1803 में उड़ीसा को अपने कब्जे में लेने के बाद अंग्रेजों ने दोनों मुद्दे में से किसी पर भी पॉजिटिव यानी सकारात्मक कार्रवाई करने की दिशा में कोई रुचि नहीं दिखाई, उनको देने से इनकार कर दिया। तो उड़ीसा के दूसरे जो सामंत राजाएं थे उनके मतलब उड़ीसा के जो अन्य राज्यों के राजा थे उन ठीक है जो अन्य सामंत राजा थे, जो पड़ोसी राजा थे, उनके साथ मिलकर मराठाओं के गुप्त समर्थन से मतलब गुप्त सामने ना कर गुप्त रूप से मराठाओं का समर्थन किया और उन्होंने जबरन यानी ज़बरदस्ती अपने अधिकारों को लागू करने का प्रयास किया। इसकी वजह से उन्हें अपने पद से विस्थापित होना पड़ा, मतलब उनको अपने पद से हटना पड़ा। अंग्रेजों ने उनके राज्य को अपने में मिला लिया और सांत्वना के रूप में एक नियमित अनुदान यानी पेंशन का प्रावधान किया, जो उनकी जो पूर्व भूसंपत्ति के राजस्व का 1/10वां हिस्सा था। अंग्रेजों ने उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व दिया तथा उनका निवास जो पुरी में निश्चित कर दिया गया। देखिए, अंग्रेजों ने उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया और उनको कुछ पेंशन बांध दिया। उनका पेंशन जो उनके राज्य से राजस्व प्राप्त होता था उसके 10वें हिस्से का मात्र कुछ अंश था। ठीक है, अंग्रेजों ने उन्हें जगन्नाथ जो मंदिर था उसकी देख रेख की जिम्मेदारी तो दे दी, लेकिन जो उनका निवास था उसको पुरी में निश्चित कर दिया। इस अनैतिक व्यवस्था से ओडिशा में दमनकारी विदेशी शासन के ऐसे युग का आरंभ हुआ जिसने 1817 में एक गंभीर सशस्त्र संग्राम का मार्ग प्रशस्त किया। मतलब एक गंभीर जो है संग्राम को भुगतने के लिए तैयार कर दिया। खुर्दा जो है वो अपने अधीन करने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने राजस्व जो निवृत्त जमीन पर कर लगाने की नीति अपनाई और इसमें राज्य के जो पूर्व सैनिक वर्ग थे जिन्हें पाइक से नाम से जाना जाता था। देखिए, खुर्दा के जो पूर्व सैनिक वर्ग थे उनको किस नाम से जाना जाता था, ये दिया जा सकता है भाई साहब, पीसीएस या आईएएस के एग्ज़ाम्स में एक हेडलाइन बना के दे देंगे, तो इसको याद रखिएगा कि पाइक के नाम से जाना जाता था। उनका जीवन जो था पूरी तरह से प्रभावित हुआ। इस नीति की भयावहता यह रही कि राजस्व की मांग में अनुचित वृद्धि हुई और इस संग्रह के जो दमनकारी तरीके थे और बढ़ गई। कार्रवाई के फलस्वरूप 1805 और 1817 के बीच खुर्दा से बड़े पैमाने पर जो लोग थे वह ज़मीन छोड़कर चले गए। अब वहाँ उनको इतना प्रताड़ित किया जाने लगा, कर वसूलने के लिए ऐसी नीतियाँ बना दी गई कि जिससे खुर्दा के जो लोग थे वो बहुत परेशान होने लगे और उन्हें मजबूर होकर अपना घर बार गांव छोड़कर प्रस्थान करना पड़ा। फिर अंग्रेज जो थे उन्होंने अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व भुगतान की नीति को चालू रखा, जिसमें देखिए जो अस्थायी बंदोबस्त क्या होता है, जो ज़मीन की उपजाऊ क्षमता होती है तथा जो रैयत यानी किसानों की भुगतान की जो क्षमता होती है उनको अनदेखा करते हुए
हर वर्ष जो राजस्व की मांग है उसमें वृद्धि करना। ठीक है, वह अस्थायी बंदोबस्त होता है जिसमें जो कर होता है वो एक फिक्स अमाउंट नहीं होता है, उसमें हर साल दर साल अपने हिसाब से बढ़ोतरी किया जा सकता है। यहाँ तक कि जो प्राकृतिक आपदाओं के समय भी कोई भी उदारता दिखाई नहीं गई, जबकि उड़ीसा में ऐसी आपदाएं अक्सर आती रहती हैं। जो बकायेदार थे उन्होंने ज़मीनों को षड्यंत्रकारी जो राजस्व अधिकारी थे या फिर बंगाल के जो सट्टेबाज थे उनको बेच दिया गया। भाई जब जाहिर सी बात है, जब किसान कर नहीं चुका पाएगा तो उनके खिलाफ षड्यंत्र रचकर लोग उनकी ज़मीनें छीन लेते थे, और जो राजस्व अधिकार वसूलने वाले अधिकारी थे या तो उनसे या फिर जो बंगाल के सट्टेबाज थे उन लोगों को बेच दिया जाता था। खुर्दा के विस्थापित राजा का वंशानुगत जो सेना नायक थे जगबंधु विद्याधर, वो महापात भरमरवर राय थे, जिन्हें लोग बख्शी जगबंधु के नाम से जानते थे। वो ऐसे बेदखल हुए जमींदारों में से एक थे जो व्यवहारिक रूप से वे एक भिखारी बन गए थे। अपने तथा अपने जैसे जमीन से बेदखल हुए लोगों की ओर से संघर्ष करने का निश्चय करने से पूर्व 2 साल तक उन्होंने खुर्दा के लोगों के स्वैच्छिक दान से अपना गुजारा किया। बीते हुए 1 वर्ष के साथ साथ जो तकलीफ इन शिकायतों के साथ जुड़ गई थी वे थी अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में चांदी के सिक्कों का प्रचलन, इस नई मुद्रा में राजस्व के भुगतान पर जोर देना, खाद्य सामग्री की जो कीमतें थी वो अभूतपूर्व वृद्धि, नमक की आपूर्ति में कमी जो कि कंपनी के एक अधिकार की नीति के चलते लगभग दुर्लभ हो गई, जिसके कारण जो ओडिशा के पारंपरिक रूप से नमक बनाने वाले व्यक्ति थे वो लोग बेरोजगार हो गए, इस काम से वंचित हो गए। और इसके बारे में और यार इसमें दिया है, कहीं और दिया है, इसमें और कहीं नहीं, नीचे दिया देखिए। जो स्थानीय जमींदार कलकत्ता की नीलामी में, जिसके कारण ओडिशा में बंगाल के अनुपस्थित जो जमींदार अनुपस्थित नहीं थे उन जमींदारों का आगमन हुआ। इसके अतिरिक्त असंवेदनशील तथा भ्रष्ट जो पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था थी उनने भी ऐसी स्थिति की ओर और दुष्कर कर दिया, जिसके चलते होने वाले जो सशस्त्र संग्राम था वो और भयानक रूप धारण कर लिया। 29 मार्च 1817 को इस संग्राम की शुरुआत तब हो गई जब पाइकों ने बानपुर में स्थित पुलिस चौकी और अन्य सरकारी संस्थानों पर हमला कर दिया और 100 से अधिक लोगों की हत्या करके साथ साथ सरकारी जो खजाने थी उसमें से बड़ी रकम लेकर चले गए। शीघ्र ही खुर्दा को केंद्र करते हुए इस घटना की जो लहर थी वो अलग अलग दिशाओं में फैल गई। उत्साह से भरपूर जो जमींदार और रैयत थे पाइकों के साथ मिल गए, जो उनके साथ नहीं मिले उन्हें प्रताड़ित किया गया। कर मत दो अभियान भी शुरू किया। अंग्रेजों ने पाइकों को उनके जमे हुए स्थान से हटाने की कोशिश की परंतु असफल रहे। 14 अप्रैल 1817 को बख्शी जगबंधु ने 5 से 10 हजार पाइकों और कंद जनजाति की योद्धाओं की अगवाई पूरी को कब्जे में ले लिया। देखिए जो जगबंधु थे उन्होंने 5-10 हजार पाइक सैनिक जुटाए और जो कंद जनजाति के योद्धा थे उनके साथ मिलकर पूरी को अपने कंट्रोल में ले लिया। जो मुकुंद देव द्वितीय थे उनकी झिझक के बावजूद उन्हें राजा घोषित कर दिया गया। देखिए मुकुंद देव जो थे ना उनको राजा घोषित कर दिया, ना कि जगबंधु को। जो मुकुंद देव थे राजा नहीं बनना चाहते थे लेकिन फिर भी उनको राजा घोषित कर दिया गया। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों ने भी पाइकों को अपना भरपूर समर्थन किया। स्थिति अब देखिए ऐसा हुआ कि अंग्रेजों को लगा कि स्थिति हाथ से निकल रही है तो अंग्रेजों ने मार्शल जो लॉ है उसको तुरंत वहां लागू कर दिया। जल्द ही घोषित जो राजा थे वो पकड़े गए, उन्हें उनके पुत्र के सहित कटक में कारावास दे दिया गया यानी जेल भेज दिया गया। बख्शी ने अपने करीबी जो सहयोगी थे कृष्णचंद्र भरमरवर राय के साथ मिलकर कटक और खुर्दा के बीच यातायात के सारे माध्यम को काटने का प्रयास किया।
इसके साथ साथ संघर्ष ओडिशा के जो दक्षिण और उत्तर पश्चिम के हिस्से में फैल गया। देखिए यहाँ तो संघर्ष फैला ही था, इसके साथ साथ यह संघर्ष उड़ीसा और दक्षिण उत्तर के जो पश्चिमी हिस्से थे वहाँ भी फैल गया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने मेजर जनरल जो मार्टिन डल थे उनको पाइकों के चुंगल से पूरे क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए भेजा। देखिए जो पाइकों ने उरी पर कब्जा कर लिया था, पुरी पर कब्जा कर लिया था, उसको आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों ने मेजर जनरल मार्टिन को भेजा तथा जो बक्सी जगबंधु थे और उनके साथियों को पकड़वाने के लिए पुरस्कारों की भी घोषणा की। इस प्रकार जो सामरिक कार्रवाई चली उसमें सैकड़ों पाइक मारे गए, कई घने जंगलों में चले गए और अन्य सामूहिक क्षमा योजना के तहत अपने घरों में लौट गए। इस तरह अंग्रेजों ने 1817 तक खुदरा के संग्राम को लगभग कंट्रोल कर लिया। परंतु खुदरा के बाहरी क्षेत्रों में बक्सी जगबंधु ने कुजंग के राजा जैसे सहयोगी की मदद से पाइकों को उनके प्रति अटूट निष्ठा के कारण इस संघर्ष को मई 1825 तक जारी रखा। जब उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, उसके उपरांत अंग्रेजों ने खुर्दा के लोगों के प्रति अपनी ओर से दयालु, अनुग्रहित और सहनशीलता की नीति अपनाई। पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में आवश्यक सुधार किए, नमक की कीमतों में कमी की गई, जिन राजस्व अधिकारियों को भ्रष्ट पाया गया उन्हें कार्य से निष्कासित कर दिया गया और बेदखल जमींदारों को अपनी जमीन लौटा दी गई। दिवंगत खुर्दा के जो राजा के पुत्र रामचंद्र देव थे उनको स्वतंत्र कर पूरी जाने दिया गया और 26,000 रुपये के पेंशन के साथ उन्हें जगन्नाथ मंदिर की जो देख रेख थी उसका दायित्व सौंप दिया गया। संक्षेप में यह उड़ीसा में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला लोकप्रिय जो सशस्त्र संघर्ष था जिसका उसके क्षेत्र में ब्रिटिश शासन पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। अतः इसे मात्र पाइक विद्रोह कहना इसे कमतर आंकना होगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ समाप्त हो गया। दोस्तों देखिए आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग जाइए और पढ़िए इसके बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से समझा होगा, पढ़ा होगा और आप लोग इससे पहले की सारी क्लासेस रेगुलर देखते आ रहे होंगे। दोस्तों एनसीईआरटी जो है वो आज की डेट में यूपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसको यूपीएससी परीक्षा देनी है, अगर वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ता है तो 100 पन्ने पर आप लिख के ले लीजिए कि भैया आईएएस क्लियर होना बहुत 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 मुश्किल है। और दूसरी बात भाई ये कि आपको यह कोर्स बिल्कुल फ्री में कराया जा रहा है। तो देखिए कोई चीज़ फ्री में मिल रही है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका अनादर करें। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आपके पास हो सकता है पैसे हों, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैसों की तंगी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए प्लीज़, ताकि वो लोग अच्छे से पढ़ सकें और अपने सपने को पूरा कर सकें। चलिए दोस्तों मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जल्दी से नौकरी